हेलो साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सी-टेट एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने जा रहा है। निश्चित ही आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषय से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने वही प्रश्न लिए हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है और एग्ज़ाम में जाने से पहले वीडियो अवश्य देखिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जवाब होगा इंद्र के लिए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो इसका जवाब होगा बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। आगे चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा माध्यमिका नामक विभाग का मत या सिद्धांत है, जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है और शून्य के कारण ही शालिवाहन नरेश के काल में हुए नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में? शालिवाहन नरेश के काल में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स फ्रांसिस। जेम्स फ्रांसिस अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज हुए हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न कौन सा है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया है? तो इसका जवाब होगा ईरानियों ने। ईरानियों ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश से ताल्लुक़ रखने वाले दारा प्रथम ने किया था। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि भारत पर जो पहला आक्रमण किया है, सफल विदेशी आक्रमण, ईरान के हकमनी वंश से ताल्लुक़ रखने वाले दारा प्रथम ने किया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। कभी कभी प्रश्न दूसरी तरह से भी आ जाता है, लेकिन हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये वीडियो एग्ज़ाम जाने से पहले आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन वो कौन सा शिलालेख है जिससे मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन देखने को मिलता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन सभा का आयोजन को लेकर कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना में हुई थी। इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी और पहली जैन सभा में जैन धर्म को 2 भागों
यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे कि पहली जैन महासभा में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, ये पहली, और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी, और इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रश्न जरूरी नहीं है जैसा हमने आपसे पूछा बिल्कुल एज इट इज वैसे ही आ जाए, ये भी पूछा जा सकता है जैन महासभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आप सब जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा जमाली। जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इसका जवाब होगा अश्व। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक अश्व है। अश्व यानी कि घोड़ा। अश्व बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जवाब होगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते हैं। भगवत गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते हुए आपने अर्जुन को देखा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जवाब होगा कंबल। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र हमें बताता है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। आगे चलते हैं इसी के साथ, और प्रश्न आपके सामने है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से पुकारते थे? वो लोग इसे किस नाम से जानते थे? तो इसका जवाब होगा काला सोना। काली मिर्च इतनी कीमती थी कि रोमन साम्राज्य में इसे काला सोना कहा जाता था। बहुत मांग थी इसकी और महंगी भी थी, तो उसे काला सोना के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो इसका जवाब होगा बलबन। बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा करते हुए एक संस्कृत प्रशस्ति में बताया गया है कि वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था। ऐसा उसमें प्रशस्ति में लिखा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, रहट, आपने देखा होगा गांव में चलता रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्यकाल में। मध्यकाल में रहट, चरखे, आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था।